लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता। अब उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप ना लाइफ प्रोसेस में जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाते हो तो डायरेक्ट उसी को पढ़ने लग जाते हो। उससे पहले आप जो मेन मेन चीजें है ना उसको नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग क्या होता है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस है, उसमें अंतर भी होता है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल। तो अगर नहीं पता है तो आज के एपिसोड में पूरा आपको पता चलने वाला है, एकदम अच्छे से डिटेल में हम जाएंगे। आपको करना क्या है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाना है एंड जैसे ही ये एपिसोड खत्म होगा देखना आप रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो सारे चुटकी बजाते आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब उसका कैसे ट्राई करोगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे नहीं, तो आप डीपीपी सॉल्व करके देखना, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता हूँ, डीपीपी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेशन वाला पोर्शन। बाकी का जो पोर्शन है ना न्यूट्रिशन एंड जो बेसिक बेसिक चीज है वो सारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी कवर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे एपिसोड आपको लाइव प्रोसेस के मिल जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ो। रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। तो कुछ लोग ना ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होता है। अच्छा ये बात है, अगर इसमें CO2 रिलीज होता है तो इसको मैं मानूं कैसे? तो मानने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिखाया है कि एक्टिविटी 5.4, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है एक्चुअल में। एक्टिविटी 5.4 में एक बात बताओ, जब हम एक्सेल करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है वो हमें मान लो पता नहीं है। तो जब हमने उसको एक्सेल करा तो जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर में उसको एक्सेल करा तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, उसका अपीयरेंस मिल्की हो गया। तो अब ऐसी कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? तो ऑक्सीजन तो नहीं है, कोई और सी तो नहीं है, वो तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखी थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, यहां से हमें पता चल गया। एक्सेलेशन के दौरान CO2 निकलती है, ये चीज हमें वहां से पता चली। CO2 रिलीज एक्टिविटी 5.4 आप इसके लिए देख सकते हैं। और ना ये जो इमेज जो दे रखी है एक्टिविटी में एनसीईआरटी अगर आप खोल के बैठे हो तो वहां पे ना वो इमेज एनसीईआरटी की एग्जाम में डायरेक्ट आ रखी है और पूछा है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी, तो वो आपको बताना था। अब देखो CO2 रिलीज हो रही है एक्टिविटी 5.4 से, आपको पता चल गया ये बात। CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हाँ ये बात भी समझ आ गई, बड़े आसानी से समझ आती है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम समझ गए थे कि लाइम वाटर को मिल्की कौन कर देता है? CO2 कर देता है। बट अभी भी हमारे दिमाग में ये सवाल है कि आपने बोला कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप कि कैसे ये अलग अलग है। तो देखो एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है, ध्यान से सुनते जाना, आपको सब समझ आएगा। हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं करके। इनहेल देखो, इनहेलेशन पहले हम करते हैं, इनहेलेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, नॉट सांस बहु वाला सांस। ऑक्सीजन इनहेलेशन किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और लंग्स के थ्रू ये जाती है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये जाती है एंड में सेल में। ये है सेल, इस सेल के अंदर जाती है ये। अब देखो यहां से ये ऑक्सीजन आई, यहां पे सेल के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कहां से आया भाई, कहां से आया ग्लूकोज? तो अभी हम डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ के आए थे, वहां पे एब्जॉर्प्शन हो गया था, तो पूरा डाइजेशन होने के बाद एंड में क्या बना था? ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज की बात हो रही है, यहाँ पे ग्लूकोज ऐसे आया। अब मैंने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन है ना ये ग्लूकोज को दे दिया, तो ग्लूकोज ने क्या किया, मेरे लिए एनर्जी बनाई, एनर्जी, और साथ में थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल CO2 भी निकाला। जो CO2 है ना वो वेस्ट मटेरियल है। फिर ये CO2 जो है ये गया ब्लड में, ब्लड से गया ये लंग्स में, एंड लंग्स से जो ये CO2 है बाहर एक्सहेल हो गया, मतलब इसका एक्सहेलेशन हो गया। ये इसको हमने मतलब बाहर फेंक दिया, मतलब सांस ले रहे थे, सांस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर ली, सांस छोड़ी, एक्सहेल किया, तो CO2 बाहर निकाली एंड ऑक्सीजन अंदर लिया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई जो हमें समझ आई इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? मतलब एनर्जी मतलब क्या होता है भाई? एनर्जी मतलब कोई करंट वरेंट हमारे शरीर में है क्या? नहीं, ये जो एनर्जी है जो बनती है ये ATP के फॉर्म में बनती है। ATP, ATP क्या होता है? ATP की फुल फॉर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ATP की फुल फॉर्म, एक काम करना, आप मुझे कमेंट में बताना कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है,
कमेंट करो एटीपी की फुल फॉर्म, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जो पहले आंसर करेगा ना उसका आंसर ना मैं पहले हार्ट कर दूंगा कमेंट, ठीक है। तो एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ये एनर्जी करेंसी है सेल की। एनर्जी करेंसी मतलब एनर्जी करेंसी यानी कि जैसे हम जब आपस में एक दूसरे से काम करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, हम बोलते हैं ले करेंसी रख ले, पैसे रख ले, नोट रख ले। वैसे ही जो सेल है, जो हमारी जो बॉडी है, उनकी दुनिया में क्या होता है, ये एक दूसरे को एटीपी देते हैं। वो बोलता है ले एटीपी ले, कितने लेगा, 5 करोड़ लेगा, नहीं मैं तो और लूंगा, मैं 10 करोड़ लेगा, ले 10 करोड़ एटीपी ले, लेकिन मेरा सारा काम कर दे। तो एटीपी से बात होती है इस दुनिया में, पैसे से बात होती है। बट जो सेल की, जो बॉडी की हमारी दुनिया है, वहां पे एटीपी से बात होती है। तो एटीपी की बात समझ आई यहाँ पे हमें। अब ये जो प्रोसेस है ना जो यहाँ पे हुई है कि ग्लूकोज ने ऑक्सीजन को लिया और एनर्जी और CO2 बनाया, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जबकि ब्रीदिंग जो है अलग ही प्रोसेस है। अभी मैं दोनों में डिफरेंस भी लिखवा दूंगा तो टेंशन मत लो। इसको हम कहते हैं, जो प्रोसेस हुई है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है इसको। तो क्या ये जो ग्लूकोज जिससे एनर्जी बनी, इसकी कोई रिएक्शन है क्या, कुछ रिएक्शन है, मतलब केमिकल इक्वेशन, जैसे फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशंस दी थी आपने, वैसे क्या इसकी भी कोई केमिकल इक्वेशंस है? तो हाँ देखो, अगर मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, तो उसमें मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया है, एंड उसके बाद मुझे क्या क्या मिला, मुझे मिला CO2 और मुझे वाटर भी मिला है, प्लस एनर्जी भी मिली है। और मैंने पहले ही बताया कि ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी मिली है हमें, ये एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी मिली है। तो जो ब्रीदिंग है, ये जो प्रोसेस है, जो मैं इक्वेशन लिखी मैंने, ये रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की नहीं है। देखो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर डिफरेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन लेना, CO2 बाहर फेंकना, ये एक्सचेंज ऑफ गैस ही तो हो रहा है, एक्सचेंज ही तो हो रहा है गैस, ऑक्सीजन लेके CO2 दे रहा है। ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाइल रेस्पिरेशन, जबकि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज ब्रेकडाउन टू गिव एनर्जी। अब आया समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ आया। बट अभी भी कुछ मतलब ढंग से नहीं समझ आया कि हम कह सके कि अगर एग्जाम में आ गया तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस तो कैसे लिखेंगे। पहले तो आप एक चीज दिमाग बैठाओ कि रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है बताओ, क्या ये प्रोसेस बाहर हो रही है, क्या ये लंग्स में हो रही है? नहीं, ये जो प्रोसेस है ये सेल के अंदर हो रही है। तो सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको ध्यान से समझने के लिए हम इसमें ना दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में। तो एक बॉक्स बनाओ और उसमें हम डिफरेंस को लिखते हैं, और लिखते लिखते उसको याद भी कर लेंगे, लिखते लिखते हमें वो चीज याद भी हो जाएगी। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या डिफरेंस है इसमें, तो इधर लिखो ब्रीदिंग और इधर लिखो रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? पहले तो इसकी प्रोसेस को डिफाइन कर देते हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज इनहेलेशन यानी एक्सेल वगैरह, इनहेल एंड एक्सेल ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ लंग्स। मतलब लंग्स के अंदर एंड लंग्स के बाहर जो गैसेस का एक्सचेंज है उसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ये चीज समझ आई, ये तो इसको डिफाइन कर दिया। रेस्पिरेशन को कैसे डिफाइन करें? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन। और क्या डिफरेंस है? ये जो है ना ब्रीदिंग की प्रोसेस, ये सिर्फ लंग्स में होती है, इन लंग्स, जबकि ये प्रोसेस इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये कहाँ होती है? इन ऑल
सेल्स, सभी सेल्स के अंदर होती है प्रोसेस। मतलब रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला, क्योंकि सारे सेल्स में होती है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व था ना, तो इसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। जबकि ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग, इसमें सिर्फ सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये है फिजिकल प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज हमने देखा कि जब हमने रेस्पिरेशन की इक्वेशन बनाई थी तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, एनर्जी इज रिलीज्ड या फिर प्रोड्यूस बोल सकते हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक चीज बताना फटाफट कमेंट करना कि एनर्जी जब रिलीज होती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कमेंट करके बताओ जल्दी, देखता हूं कितना ज्ञान भरा हुआ है आप सब में। और ये जो प्रोसेस है ये वाली, ये ब्रीदिंग की, इसमें क्या एनर्जी बन रही थी? नहीं, एनर्जी नॉट प्रोड्यूस, इसमें तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको ध्यान में रहना, जो चार डिफरेंस है इसके, इसको आप याद रखना और समझ भी लेना कि ये मतलब हो कैसे रही है प्रोसेस। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग चीज है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है, जो कि अभी आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको कुछ नहीं पता था इस बारे में, लेकिन अब आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका है। अब जो रेस्पिरेशन है ना, वो दो तरह का होता है, रेस्पिरेशन के भी टाइप हाँ होते हैं। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक तो हो सकता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एक हो सकता है कि ऑक्सीजन ना हो, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं फिर भी हो रहा है, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बट आपने तो केमिकल इक्वेशन बनाई थी तो उसमें ऑक्सीजन था। ध्यान से सुनो, अब वो एक्चुअल में वो इंसान के अंदर था, आप ध्यान से देखना। जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टू टाइप्स? एक हो गया एनारोबिक, एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्पेलिंग तो याद होनी चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो इन दोनों का मतलब ध्यान से समझना क्या है। एरोबिक मतलब एयर होगा, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जबकि ये जो है ना, इसमें हो सकता है ऑक्सीजन या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या थोड़ा सा हो सकता है, पर ज्यादातर ऑक्सीजन नहीं होता है। इसको जो ये प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जिसमें ऑक्सीजन कम है या फिर है ही नहीं, एब्सेंस है, मतलब एब्सेंस मान लो आप लगभग, तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। और ये भी दो तरह का होता है ये भी दो, हाँ। तो पहला जो तरीका है, जिसका मतलब जो पहला टाइप है इसका, वो है एल्कोहलिक, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, पी के भी सीधा खड़ा हूँ क्योंकि मैं अल्कोहलिक हूँ, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जो दूसरी होती है वो होती है लैक्टिक एसिड। एसिड क्यों भयंकर भयंकर नाम है भाई, समझ नहीं आ रहा, बहुत आसान नाम है, देखो ध्यान से समझना, बस समझने की देरी है, डरा मत करो। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एल्कोहल इज फॉर्म्ड, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, तो अल्कोहल यानी दारू, हाँ 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 दारू टाइप कुछ। तो अल्कोहल जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या बात है, कुछ नई बात है क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये देखो, ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे मानो कि जो बंदा अल्कोहल है, दारू पी रखा है, उसके अंदर दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है मतलब ऑक्सीजन नहीं है। लैक्टिक एसिड, इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे बता रहे हो आप, समझ ही नहीं आ रहा हमें। आपको तो वैसे बताना चाहिए ना, जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, मतलब एक लंबी सी तीर बना रखी है, वहां पे 3 टुकड़े कर रखे हैं, उस तरह से बना के बताओ ना। ये क्या शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट नहीं, मैं आपको थोड़ी सी झलक दे रहा हूँ। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि इससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि अलग है। इसको अभी समझ नहीं आया कि कैसे प्रोडक्ट बना। लैक्टिक एसिड मैंने बोल तो दिया, पर बना कहाँ, मैंने अल्कोहल बना कहाँ, दिखा कहीं अल्कोहल दिख रहा है, कहीं दिख रहा है दारू की बोतल नहीं दिख रही। तो अब ये होता कैसे, ये प्रोसेस होता कैसे, तो उसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होता है अलग अलग पाथ में। तो जो ये टॉपिक है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे, ये हमारे चैनल का सबसे फेवरेट मस्त मजेदार टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल के पॉपुलर सेक्शन पे जाओगे ना, पॉपुलर पे, तो वहां पे आप देखोगे
कि सबसे वायरल वीडियो में से यही है, मोस्ट वायरल मोस्ट व्यूड, मतलब जिसपे आपने सबसे प्यार दिया सबसे ज्यादा, वो वीडियो यही है जिसपे लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो अगर आपको वो वाला एपिसोड देखना है ना, उसके मैंने 2 वर्जन निकाल रखे, दोनों की दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो मतलब पुराना सा वर्जन है, पता नहीं कौन से आदम के जमाने के पंकज ने बना रखा है, एक अभी अभी का बनाया वर्जन है। तो दोनों वर्जन में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लेना, वो भी आप देख सकते हो। मतलब अगर आपको इस टॉपिक को, जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, उसको अगर आपको थोड़ी देर के अंदर समझना है, कि मान लो 10 से 15 मिनट में समझना है, मेरे को तो लेट हो रहा है, मैं तो वैसे यहाँ पे टाइम स्टैम्प तो लग ही जाएगा, फिर भी वहां जाके देखना है तो आप देख सकते हो। तो टॉपिक शुरू करते हैं, मोस्ट वायरल टॉपिक ऑफ आवर चैनल, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय अलग अलग वेरियस पाथवेज। मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अलग अलग पाथ में कैसे होता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, इतना सिंपल है फिर भी 3 नंबर का आता है, पता नहीं क्यों। तो देखो, हमारे पास होगा ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है ना, ये पायरुवेट बन जाएगा, ग्लूकोज पायरुवेट बन जाता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। मतलब ऐसे समझो, ज्यादा टेंशन नहीं, मतलब ऐसे समझो, मान लो ये ग्लूकोज है, ये तो मार्कर है, ये ग्लूकोज है, इसको मैंने काट दिया तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े, एक टुकड़ा जो है उसको मैं कह रहा हूं पायरुवेट, तो ग्लूकोज को भी कट कर दिया बीच में से, एंड जो एक टुकड़ा है उसको पायरुवेट कह रहा हूं। अब ये जो पायरुवेट है, देखो ध्यान से, जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, तभी तो C6H12O6 बोलते हैं। तो इसको आपने कट किया बीच में से, तो इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कहा था, 3 कार्बन। हाँ, अब इसके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। पहला ऑप्शन है कि ये अपनी एक्स को भगा करके ले जाए, दूसरा ऑप्शन है कि ये एक नई वाली रिलेशनशिप में चले जाए, तीसरा ऑप्शन है कि ये किसी और की जीएफ को लेके आ जाए। अरे नहीं, पायरुवेट जो है वो क्या करेगा, पहला ऑप्शन ये है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है लेकिन चुन्नू सा, छोटा सा, थोड़ा प्यार छोटा सा ऑक्सीजन है, थोड़ा सा, एंड यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फुल टू फुल ऑक्सीजन है यहाँ पे, फुल टू फुल एकदम। अब देखना क्या प्रोसेस होने वाली है, ध्यान से सुनते जाना। पहले ये देखते हैं कि ये प्रोसेस होती कहाँ है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, कि ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, वो होता है ईस्ट में, ईस्ट। ये ईस्ट क्या होता है, ईस्ट इज अ फंजाई, मतलब जिससे ना, देखो जो वो होता है, क्या कहते हैं, अंगूर का गुच्छा, अंगूर होता है ना, अंगूर, उसको किशमिश कैसे बनाते हैं, तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन करने के लिए हम जो एक फंजाई है, ईस्ट फंजाई, फंजाई में मतलब फंजाई तो पूरी फैमिली हो गई ना, तो उसमें जो एक मतलब है फंजाई, उसका नाम ईस्ट है, उसका हम यूज करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, अरे एक तरह से ऐसा समझो आप कि मैं वो जो ग्रेप्स है, अंगूर है, उससे मैं बना रहा हूँ किशमिश, इस तरह समझो। तो ये ईस्ट के अंदर होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर होता है, और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इथेनॉल, इथेनॉल, अभी तो बोला था अल्कोहल बनता है, तो भाई अल्कोहल पूरी फैमिली होती है केमिकल्स की, इसको ये अल्कोहल ही है, अल्कोहल, नाम देखो, नाम देखो, लास्ट में ऑल, लास्ट में ऑल, अल्कोहल। वैसे चैप्टर नंबर 4 में और अच्छे समझ आता है ये क्यों ऐसा नाम क्यों है इसका, तो वहां पे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे उसको, इथेनॉल, अल्कोहल, और मिलेगा हमें CO2 प्लस में एनर्जी, एनर्जी। अब ये जो इथेनॉल है ना, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं, देखो 3 कार्बन था, 3 कार्बन के टुकड़े कैसे हुए, 2 कार्बन अलग, और ये एक अकेला कार्बन दिख रहा है, एक ही कार्बन है ना इसमें, इसमें 2 कार्बन है जबकि, तो 3 कार्बन हो गए बस। तो इसमें एनर्जी निकली, एनर्जी तो इसमें निकली है, ठीक है, एनर्जी सब में निकलेगी भाई, देखना ध्यान से, एनर्जी सब में निकलती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है उसमें क्या होता है, ये थोड़ा अच्छा ध्यान देने वाली चीज है, कि ये जो है ना, ये हमारे मसल्स में होती है, मसल्स, मसल सेल्स। देखना अब मैं एक चीज बताता हूँ,
जब आप सुबह सुबह जॉगिंग करते हो, पार्क जाते हो, संडे के दिन जाते हो, अच्छा मुझे पता है कि भाई बाकी दिन तो स्कूल जाते हो, तो संडे के दिन आप पार्क जाते हो तो बहुत तेज दौड़ते हो। जब आप दौड़ रहे होते हो तो जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन जितनी चाहिए वो जितनी हमारे शरीर के अंदर आ रही है ऑक्सीजन, मान लो हमारे शरीर के अंदर 5 ऑक्सीजन आ रहे हैं, जबकि हमें चाहिए 7 ऑक्सीजन, 5 आ रहे हैं, हमें 7 चाहिए, तो हम क्या है ना थक जाते हैं, फिर हमारी जो हार्ट बीट है और जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज हो जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, देखो थकते क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन 5 मिल रहा है जबकि हमें चाहिए 7, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो गई, सोचना जरा, 5 मतलब मिल रहा है और चाहिए 7, बिल्कुल ऐसा ही है, 7 रुपए चाहिए, मतलब आपको मान लो आपको ना कुछ खरीदना है, मान लो फ्री फायर की गन फ्री फायर की गन खरीदनी है, 7 रुपए की मिल रही है, बट आपके पास सिर्फ 5 रुपया है, तो यानी आपके पास पैसे की कमी है, एब्सेंस तो नहीं है ना, पैसे कम है ना, 5 थे लेकिन 7 रुपए मतलब है वो 7 रुपए की, लेकिन 5 ही है, तो कमी है ना पैसे की, ऐसा तो नहीं कि पैसे, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स के अंदर होता है और यहां बनता है लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। और जो लैक्टिक एसिड है उसमें 3 कार्बन होते हैं, अगर अगर इसमें 3 कार्बन है, देखो ये 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, तो क्या यहाँ पे CO2 बनेगा? नहीं बनेगा CO2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी निकलेगी बस, इधर भी एनर्जी निकल गई, और ये सारी एनर्जी एटीपी है और कुछ नहीं है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ऑलवेज, हमेशा एटीपी। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, और क्या बनता है अभी हम देख के आए थे कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन लेता है तो क्या बनाता है? CO2, वाटर और एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। तो ये जो डायग्राम है ये मतलब आपको ना फ्लो चार्ट याद रखना है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है 3 मार्क्स का, कि बोल दिया मेक अ फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहां देख लेना, समझ जाओगे आपकी क्वेश्चन किस टाइप का कह रहा हूं मैं। अब एक काम करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस लिख लेते हैं, किन दोनों में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस लिखने के लिए बोले कि बॉक्स में आए सवाल और फिर बॉक्स में डिफरेंस लिखने वाला होता है ना, वैसे उस तरह से अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे, तो सोचो जरा, सोचो कैसे लिखेंगे। देखो मान लो इन्होंने बोला इधर ले लो तुम एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वैसे आपको सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा तो टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं, बाकी जो आलसी बच्चे हैं, मतलब समझदार बच्चे तो नोट्स बनाते हैं, आलसी नहीं बनाते। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, समझते हैं। पहला O2 नीड, यानी एरोबिक है तो ऑक्सीजन चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन डू नॉट नीड, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्यों? एनारोबिक है ना इसीलिए। दूसरा एक और चीज, इसमें क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस, पहले बताओ ये होता कहाँ है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है, और कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है, इन साइटोप्लाज्म ओनली, सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है प्रोसेस। नंबर 3, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या बनता है? इसमें CO2 और वाटर इज फॉर्म्ड, इसमें क्या बनता है? इसमें CO2, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल, या फिर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। नंबर 4, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक, जो ग्लूकोज है उसके पूरे टुकड़े हो जाते हैं, मतलब देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन थे ना, एंड में जाकर के कितने कार्बन बचा था? एक अकेला कार्बन बचा था, यानी उसको एकदम ही छोटे टुकड़े कर दिए, उससे ज्यादा टुकड़े नहीं हो सकते अब, मतलब टुकड़े बहुत ज्यादा हो गए, कंप्लीटली ब्रेक हो गया वो, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज इनकम्प्लीट या पार्शियली ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ब्रेक होता है, इसमें टुकड़े, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, नहीं। और एक और चीज,
इसमें जो एनर्जी है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे खासे फुल ऑक्सीजन है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, मोर एनर्जी प्रोड्यूस, जबकि इसमें लेस एनर्जी प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे जो यहाँ सब आप लिखवा रहे हो ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट अगर आप ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ोगे, ध्यान से नहीं, ध्यान से, तो आप देखोगे कि इसमें बीच बीच में ये लाइनें छुपी हुई है, एनारोबिक, एरोबिक, एस्पिरेशन, ये सब कैसे प्रोसेस हो रही है पूरी की पूरी, तो सब कुछ आपको उसमें एनसीईआरटी में ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक नहीं है, सब कुछ वहां पे है, बट उसको ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्होंने बोल दिया एक लाइन, मतलब लिख दी थी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन डिफरेंट, बट कैसे डिफरेंस वो बताया इन्होंने नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना, आपको ध्यान से इसलिए सुनते जाना। अब हम ये समझते हैं कि जो प्लांट है उसमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कि प्लांट में भाई गैस कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ये तो ठीक है, ये तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन थोड़ा पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हमें ये चीजें समझ आ जाएगी ना कि प्लांट्स में कैसे होता है, फिशेस में कैसे होता है, तो हम ना ह्यूमन का चुटकी बजाते समझ जाएंगे। तो देखो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये ना थ्रू स्टोमेटा होता है, थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा छेद होते हैं, या फिर लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स मतलब वो भी छेद ही होते हैं, लेंटिसेल्स मतलब ज्यादातर ये ना रूट्स में पाया जाता है, रूट स्टेम में लेंटिसेल्स पाया जाता है, कुछ नहीं है, छेद है बस एक, जैसे स्टोमेटा था वैसे लेंटिसेल्स भी है। तो ये थ्रू स्टोमेटा लेंटिसेल्स होता है, या फिर एंड यहाँ पे जो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज जो होता है वो बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना, ये डिफ्यूजन की प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन की जो मूवमेंट है इस प्लांट्स के अंदर, उसका जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होता है, डिसाइड बाय, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मूवमेंट डिसाइड, डिसाइड कहो या डिपेंड कहो, डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे। भाई याद रख लेना ये चीज, इन्वायरमेंटल दो चीजें होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, एंड एक तो एनवायरमेंट कंडीशन हो गई, और एक रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, कि प्लांट की कितनी रिक्वायरमेंट है, प्लांट कितनी नीड है उसकी एक गैस को लेने की, उसके ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अब एक और चीज, ये जो प्लांट होता है ना, इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, जो कि इंश्योर करता है, इंश्योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ऑल सेल्स। मतलब क्या बोला समझ नहीं आया। देखो मैं कह रहा हूं कि जो प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल एक और छेद है जैसे स्टोमेटा होता है, ये चीज समझ आई। दूसरा ये कह रहे हैं कि CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है, जैसे हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, वैसे प्लांट भी करते हैं, रेस्पिरेशन जब करते हैं प्लांट भी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट में डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन भी डिपेंड करता है बेसिकली, और डिफ्यूजन की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स पे। और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है ताकि ना गैसेस जो एक्सचेंज है गैस का, वो सारे के सारे सेल्स में इंश्योर हो सके और एयर के कांटेक्ट में हो सके। इन ऑल सेल्स दैट आर इन कांटेक्ट ऑफ एयर, जो कि एयर के कांटेक्ट में हो। मतलब जो भी सेल्स है उसके अंदर, जैसे मान लो कोई सेल है, कोई भी सेल है प्लांट की, तो उसके अंदर ना बहुत सारी खाली जगह दे रखी होगी, ये खाली जगह, ये खाली जगह, खाली जगह। ये खाली जगह क्यों है, ताकि डायरेक्ट एयर से कांटेक्ट हो सके और गैस अंदर ले सके, अंदर बाहर गैस को ये कर सके बड़े आसानी से। खाली जगह होगी तब तो ज्यादा गैस आ पाएगी, तो मान लो खाली जगह तो गैस के अंदर आ पाएगी, ज्यादा से ज्यादा आ ही नहीं पाएगी फिर तो। अब देखो एक चीज ध्यान से समझते हैं कि दिन में और रात में प्लांट्स कैसे प्रोसेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस प्लांट के अंदर दिन में और रात में किस तरह से होती है। तो एक तरह से देखो, पहले हम ये समझते हैं, दोनों तरफ हम समझेंगे, एक साथ समझेंगे। देखो
कि दिन में क्या हो रहा होता है और रात में क्या प्रोसेस हो रही होती है। ध्यान से समझना। देखो, डे टाइम, दिन में क्या हो रहा होता है और रात में क्या हो रहा होता है, नाइट टाइम, नाइट टाइम में क्या हो रहा होता है। तो देखो, दिन में क्या होता है, बेसिकली दिन में ना कि डे टाइम में दो दो प्रोसेस एक साथ होती है। डे टाइम है तो सनलाइट होगी, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा। और बाकी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो भी होगी, रेस्पिरेशन वो भी होगा। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसमें क्या होता है, उसमें CO2 रिलीज होगा। CO2 रिलीज, जो ये CO2 रिलीज होगा ना, वो सारा का सारा यूज हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में। CO2 रिलीज इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब एक बार ध्यान से सोचो, देखो गैस एक्सचेंज हो रहा है तो वो ऑक्सीजन ले रहा है, अंदर ऑक्सीजन ले रहा है पर CO2 दे रहा है। तो जितना CO2 उसने दिया उतना सारा फोटोसिंथेसिस में चला गया, जितना CO2 दे दिया सबसे फोटोसिंथेसिस कर लिया, तो भाई क्या बचा आप इसके पास। तो यानी इसने एक तरह से हम क्या ये कह सकते हैं कि नो CO2 रिलीज, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि CO2 रिलीज ही नहीं हुआ। तो ये भी तो बात हुई कि ऑक्सीजन मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, CO2 रिलीज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। यानी कि ये मेजर प्रोसेस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। ऑक्सीजन गिव इज मेजर प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन को देना इसका मेजर प्रोसेस। देखो ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 निकालता है। बट दिक्कत यह है कि जो रेस्पिरेशन में जो CO2 निकाल रहा है ना, वो सारा फोटोसिंथेसिस में चला जा रहा है, ठीक है। और यहां से जो ऑक्सीजन निकल रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो ज्यादा ही निकल रहे हैं, ऑक्सीजन ज्यादा ही निकल रहे हैं। तो मेजर प्रोसेस क्या हो गई, मेजर, अब वो जो ऑक्सीजन निकला वो थोड़ी ना उसके अंदर जाएगा सारा का सारा, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, पर CO2 सारा जा रहा है। तो ऑक्सीजन जो निकला वो मेजर प्रोसेस है। सबसे ज्यादा चीज क्या हो रही है, नेट सबसे ज्यादा क्या चीज हो रही है, ऑक्सीजन का निकलना। जबकि रात में क्या होता है, रात में बताओ सनलाइट है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला रात के टाइम पे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या रेस्पिरेशन भी नहीं होगा, नहीं वो तो होगा, रेस्पिरेशन तो होगा। रेस्पिरेशन होगा मतलब, रेस्पिरेशन होने का मतलब CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज, और यही मेजर प्रोसेस है, इज मेजर प्रोसेस। क्योंकि अब ये जो CO2 रिलीज हो रहा है इसको लेने वाला कोई है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं तो लेगा कैसे। तो CO2 रिलीज इज द प्रोसेस जो कि सबसे ज्यादा होती है नाइट टाइम में। नाइट में ज्यादातर CO2 रिलीज होता है, इसलिए तो पता है पुराने टाइम में ऐसा कहा जाता, मतलब अभी भी कहते हैं ऐसा कि पीपल के पेड़ के पास भूत होता है। एक्चुअल में रीजन ये है उसके पीछे, भूत वूत कुछ नहीं, वो CO2 होता है, CO2 रिलीज। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे नहीं सर सच में भूत होता है, भूत तो होता है। तो वहां पे एक्चुअल में CO2 रिलीज हो रही है। CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या फिर अच्छी है, अच्छी नहीं है। तो अच्छी जब है ही नहीं तो फिर इसलिए तो मतलब वो नाटक दिया गया या फिर जो भी बातें बनाई गई है कि CO2, वैसे सही बात है क्योंकि इंसानों को डायरेक्ट साइंस की चीजें समझ नहीं आती कि CO2 रिलीज हो रहा है, नहीं उनको ये समझ आ जाएगा कि भूत है, तब तो वो नहीं जाएंगे वहां पे। तो ये प्रोसेस हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। अब ये समझते हैं कि जो एनिमल्स है उनके अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एनिमल्स में कैसे होता है। तो देखना ध्यान से सुनना, जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के, एक बात बताओ, मछली एनिमल है या फिर कुछ और। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन भी बोलो या एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक तरह से वैसे दोनों अलग अलग है बट इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम। इंटरचेंजेबली मतलब कभी कभी मतलब काम चलाऊ तरह, जैसे हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को सेम कह देते हैं बट एक्चुअल में होता नहीं है। तो एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रहते हैं, जमीन पे रहने वाले, जमीनू जमीनू, और एक होते हैं एक्वाटिक, एक्वाटिक यानी जो पानी में रहते हैं। देखो अब जो टेरेस्ट्रियल है उनके लिए क्या है, उनके लिए जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, तो वो तो बड़े आसानी से ले लेंगे उसको, बड़े आसानी से ले लेंगे ऑक्सीजन को। तो O2 इन एटमॉस्फेयर इजीली
टेकन, इजीली टेकन, इसीलिए वो धीरे धीरे ब्रीथ कर सकते हैं। स्लो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग, धीरे धीरे ब्रीथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जबकि जो एक्वाटिक है वो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि वाटर में है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको उन्हें समझ समझ के ध्यान से, मतलब एक तरह से मान के चलो कि ऑक्सीजन डायरेक्ट आ रही है। दूसरा तरीका यह है कि ऑक्सीजन किसी डब्बे में मिक्स होके आ रही है, मतलब किसी पानी में मिक्स होके आ रही है, तो आपको पानी अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, पानी अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो वो वाली प्रोसेस ज्यादा मुश्किल है ना। तो यानी कि डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर है अगर, तो ऑक्सीजन इज टेकन फास्टली, फास्टली लेना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, तो फास्ट ब्रीदिंग होगा इनके अंदर, फास्ट ब्रीदिंग। मतलब एक तरह से आप ध्यान से सुनो, समझ आ जाएगा, आप देखना। जैसे मान लो मैंने बोला कि जो मछली है और आप हो, आप दोनों को 1 मिनट दिया जाता है और आप दोनों को 1 मिनट के अंदर 10 ऑक्सीजन लेने हैं। तो एक बात बताओ, जो आपकी ऑक्सीजन लेने की मतलब वो है, आप तो एक बार में ज्यादा ले सकते हो, तो अगर आप धीरे धीरे भी लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मतलब करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन लेगा ना वो पानी में घुला हुआ है तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसको फास्ट ब्रीदिंग करनी होगी ताकि वो ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब 10 ही लेने हैं पर फिर भी उसको लेने के लिए भी उसको टाइम लगेगा, तो वो फास्ट कर लेगा एक तरह से, क्योंकि मैंने 1 मिनट बोला है तो उसकी स्पीड तेज होगी। जबकि ये अगर धीरे स्पीड में भी करेगा हमारा जो एनिमल्स है तो काम हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, यानी जैसे मछली वगैरह हो गया, तो उसमें फास्ट ब्रीदिंग रेट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन लेना होता है, इसीलिए उनमें फास्ट ब्रीदिंग है। अब फिश के अंदर अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे कि फिश के अंदर कैसे हो रहा होता है ये सारी चीजें। फिश के अंदर हाउ फिश ब्रेथ, मतलब फिश कैसे सांस लेते हैं बेचारे, कैसे सांस लेते हैं फिश। तो देखो ध्यान से सुनो, ये अगर एक फिश है, तो फिश के यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गिल्स। तो ये गिल्स से सांस लेता है। ये क्या करता है, ये ना गिल्स से सांस लेता है। गिल्स इसका ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग मान लो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, ये गिल्स है। और ये क्या करता है, वाटर एंटर इन माउथ, अपने मुंह में पानी को ले लेता है ये, मतलब पानी इसके मुंह में चला गया। अब जो माउथ में वाटर एंटर किया है, गो टू गिल्स, और वहां से ऑक्सीजन ले लेगा ये। मतलब गिल्स ना एक तरह से ऑक्सीजन को छानता है कि पानी आया तो उसमें से ऑक्सीजन को ले लेगा, गिल्स ऐसा करने वाला है। तो यही प्रोसेस होती है इसमें कि जो फिश है उसका ब्रीदिंग करने का तरीका यही होता है। अब देखते हैं हमारे बारे में कि भाई हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। और इसको समझने के लिए अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, याद तो अल्टीमेटली वही रखना है एनसीईआरटी का डायग्राम, बट उसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये अगर सिंप्लीफाई कोई कर दे तो मजा आ जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा ये बताना, कल डाइजेस्टिव सिस्टम आपने समझा था तो वो समझ आया था कि नहीं आपको, एकदम अच्छे से आ गया था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी समझ आ जाएगा। देखो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो ये नोज है और ये माउथ है, ये माउथ है, ये नोज है, नोज। तो यहां से एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता मुंह से भी जा रहा होता है। अच्छा दो रास्ते, हाँ, और ये दोनों रास्ते एक जगह पे मिलते हैं। देखो ये जो है ना, ये वाली चीज, ये जो नाक में जो छेद है दो ट्विंग करके, उसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मेरे साथ बनाते जाना, समझ आ जाएगा आपको। देखो ये नोस्ट्रिल्स है, और ये जो नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं नेजल कैविटी, या फिर नेजल पैसेज भी बोलते हैं इसको, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज। अब आगे क्या है, आगे क्या है, ये तो हमारी बक्कल कैविटी है, मुंह की खाली जगह है उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। बट एक जो नोज का रास्ता है और जो मुंह का रास्ता है वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है कि नहीं, ये जो खाली जगह है यहाँ मिल रहा है कि नहीं,
ये एक ऐसी जगह है जहां पे नोज और मुंह का रास्ता आ रहा है। तो ये जो खाली रास्ता है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। अब यहाँ पे नीचे जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे अंदर देखो, यहाँ से यहाँ है, तो ये उभरी हुई संरचना दिख रही है, लड़कों में ज्यादा बड़ा होता है ना, हमें पता है। तो ये जो उभरी हुई संरचना है, जो उभरी हुई जो संरचना है, ये इस तरह की, इस तरह की, इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसको या फिर साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड बॉक्स, क्योंकि यहाँ से वॉइस आ रही होती है एक्चुअल में। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं तो मेरा ये हिल रहा है, और ये जो वॉइस बॉक्स है, इसको यहाँ पे ये जो जगह होती है लड़कों में, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। ऐसा लग रहा है किसी ने सेब रख दिया है, एडम्स एप्पल, मतलब एप्पल जैसा फील होता है यहाँ से, तो वो एडम्स एप्पल है। फिर उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं, नीचे और नीचे, तो हमें ये पाइप तो दिख ही रहा है, तो यहाँ पे पाइप के ऊपर कुछ रिंग्स होते हैं, रिंग्स, रिंग्स लगे होते हैं, रिंग्स। और ये रिंग्स एक्चुअल में इस तरह देखो, ऐसे होते हैं रिंग्स। कोई देखो, मैं बनाता हूँ, सही से बनाता हूँ एक बार, रिंग्स कैसे होते हैं। ये रिंग्स ऐसे होते हैं, ऐसे मुड़े हुए, ऐसे ऐसे। और ये रिंग्स ना पूरे इस तरह से बंद नहीं होते, ये एक्चुअल में इस तरह के रिंग होते हैं, इस तरह के, थोड़ा सा खुला होता है, मतलब ऐसे, ऐसे देखो, ऐसे, ये थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ है ना, तो इस तरह का ये रिंग्स होता है। और ये रिंग्स ना कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स बने होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की रिंग्स होती है, ये तो इसके रिंग्स है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये पाइप जैसा, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया, मतलब ये हवा का रास्ता है, यहाँ से हवा जा रहा होता है अंदर, ये ट्रैकिया है। और ये आगे जाके दो हिस्से हो जाते हैं इसके, एक और दूसरा हिस्सा ये रहा। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई मतलब ये जो एक हिस्सा यहाँ टूटा, एक हिस्सा यहाँ टूटा है ना, ये जो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये है, तो इन दोनों हिस्से को कहते हैं ब्रोंकाई। आगे जाके इसके और टुकड़े हो जाते हैं, और टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे और टुकड़े, और टुकड़े हो गए इसके, और टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े हो गए। तो ये जो टुकड़े है ना, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। अब इसमें जो आगे जाके देखो, ये तो पूरी जगह हो गई, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ऐसे, ये अपना लंग्स है, ये अपना लंग्स है, ये क्या है? लंग्स, लंग्स। और यहाँ पे लास्ट में ना गुब्बारे जैसा होता है कुछ, गुब्बारे जैसा होता है कुछ, गुब्बारे जैसा, यहाँ लास्ट में गुब्बारे जैसा कुछ होता है। देखो ये डायग्राम ना सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझाया गया कि आपको ना रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ जाए। तो ये जो गुब्बारे जैसा है ना, इसको हम कहते हैं एल्वेलाई, एल्वेलाई। और इसके नीचे एक गुम्बद जैसा, गुम्बद, गुम्बद समझते हो, मंदिर कहीं घूमने गए हो, मंदिर, तो ऐसा बना होता है ना, ऐसा, ऐसा, इस तरह का ऐसा, तो उसको गुम्बद कहते हैं, डोम शेप्ड बोलते हैं उसको। तो जो डोम शेप्ड यहाँ पे एक मसल्स होती है, इसको हम कहते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम। अब पता है हमारा हार्ट कहाँ पे होता है? ये जो लंग्स है ना, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, टेढ़ा सा, और यहाँ पे हमारा हार्ट छुपा होता है, दिल धक धक करने लगा वाला दिल यहीं पे होता है। तो ये तो होगा हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मतलब डायग्राम इस तरह से बनाना, आप ध्यान से देख लो इसको किस तरह से बनाना है। अब हम एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ध्यान से देख लेते हैं। देखो पहले हम देखेंगे नोस्टिल, तो समझ आ गया, नोस्टिल में ज्यादा कुछ है ही खास नहीं, वो तो दो छेद है हमारे नाक के अंदर। एंड आगे जब हम जाते हैं तो नेजल कैविटी आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि नेजल कैविटी के बारे में, कि ये है क्या नेजल कैविटी। तो ध्यान से समझना नेजल कैविटी के बारे में। इस स्ट्रक्चर को वैसे बनाना बहुत आसान है, देखो मैं अभी बना करके दिखाता हूँ आपको, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के अंदर है। हाँ देखो, देखो जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट में लगेगा, अपने आप ही बन जाएगा। देखो एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, फिर उसके बाद ये रिंग्स जा रही है, इधर तो एक एडम्स एप्पल था अपना, फिर ये स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद ये ऐसे है, ऐसे दो टुकड़े हो गए इसके, दो टुकड़े हो गए, फिर ये इसके और टुकड़े हो गए, और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े हो गए, और टुकड़े और टुकड़े और टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद ये रहा इसका एक लंग्स वाला हिस्सा, दूसरा लंग्स ये रहा, बाहर क्यों बना दिया। फिर ये वाला जो हिस्सा है, ये हमें सबके नाम एक तरह से पता है। देखो ये नेजल कैविटी है, तो एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं।
और उसके नाम लिखते जाते हैं। पहले देखते हैं नेजल कैविटी के बारे में। तो नेजल कैविटी के बारे में समझो, क्या है नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी, इसको नेजल पैसेज भी कहते हैं, पैसेज क्योंकि रास्ता है ना एक तरह से, ये नाक के अंदर जो रास्ता है, खाली जगह जो नोज के अंदर है, कैविटी यानी खाली जगह होता है। तो एक्चुअल में देखो इसके अंदर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स फिल्टर करते हैं, फिल्टर एयर एंटर्ड, जो कि एयर एंटर्ड हुआ है नोस्ट्रिल्स से, एयर एंटर्ड इन नोस्ट्रिल्स, जो नोस्ट्रिल्स में जो एयर एंटर करें उसमें अंदर फाइन हेयर्स है। तो फाइन हेयर्स क्या करेंगे, जो एयर है उसको फिल्टर कर देंगे, यानी छन्नी की तरह काम करेंगे। जो हवा है भाई, हवा में पता नहीं क्या क्या है, हमारे शरीर को नुकसान भी तो हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, वो जैसे हवा आएगा तो फाइन हेयर जो अंदर है वो उसको फिल्टर कर देंगे एक तरह से। और ये जो फाइन हेयर्स है ना, इसमें लाइनिंग ऑफ म्यूकस होती है, लाइनिंग ऑफ म्यूकस होती है, ये भी फिल्टर करता है। म्यूकस क्या होता है पता है, वही जो कुछ लोग नाक से निकालते रहते हैं। तो ये लाइनिंग ऑफ म्यूकस है, वो फिल्टर करता है एयर को, एयर को फिल्टर करता है। अब नेजल पैसेज तो समझ आ गया, और फेरिंग्स तो हमने पहले समझा था, यहाँ पे फेरिंग्स था, ये पहले से समझा था हमने। अब समझते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कि ये है क्यों वहां और कर क्या रहा है ऐसा, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कर क्या रहा है। तो देखो देखो फेरिंग्स यहाँ पे था, इसके बाद यहाँ पे लैरिंग्स था। तो लैरिंग्स के बारे में तो हम जान चुके हैं, किसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, एडेम सेपल बोलते हैं। ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स, रिंग रोंग रिंग रोंग रिंग रोंग रिंग रोंग, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की क्या बात है, बात ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की कि ये इंश्योर करता है, इंश्योर एयर डज नॉट कोलैप्स। मतलब ये जो रिंग है ना, ये इस तरह की रिंग्स होती है, इस तरह की रिंग्स, तो ये ना पिचकती नहीं है, ये रिंग्स पिचकती नहीं है। अब ये पिचकेगी नहीं, तो अगर मान लो एक बार सपोज करो कि पिचक गई, तो क्या हवा अंदर आ पाएगी, हवा अंदर नहीं आएगी तो फिर तो हो गया काम, फिर लास्ट ठिकाने लगाओ अब क्या कर रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है, इंश्योर एयर डू नॉट कोलैप्स, एयर को कोलैप्स नहीं होने देगा ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हमारे थ्रोट में होता है। थ्रोट मतलब ये वाला जो एरिया है, देखो आप ना महसूस कर सकते हैं रिंग्स को, पता है आप अगर यहाँ टच करोगे ना यहाँ पे, तो रिंग्स आपको महसूस होंगे, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है। तो ये कहाँ होता है, प्रेजेंट इन थ्रोट, थ्रोट यानी गला, जो ये जो गला खराब नहीं हो जाता थ्रोट, वो वाला वो हिस्सा, तो वहां पे ये प्रेजेंट है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब यहाँ पे ना एक और चीज थी, याद हो अगर आपको तो वो क्या था, यहाँ पे बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कह रहे थे, एल्वेलाई। तो उसके बारे में जानते हैं कि एल्वेलाई क्या है। तो एल्वेलाई बेसिकली देखो, एल्वेलाई तो एक सिंगुलर, मतलब सिंगुलर वर्ड होता है ना एल्वेलस, उसका ये प्लूरल है एल्वेलाई। तो एल्वेलाई के बारे में समझते हैं, एल्वेलाई, 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 इसका सिंगुलर क्या है, ये तो प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है एल्वेलस, एल्वियोलस। और ये जो जगह है, इसको ये बलून जैसा स्ट्रक्चर, देखो इसको बड़ा सा बनाता है एक बार मैं, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा, ये किधर गया, ये किधर गया, ये किधर गया। अगर इसको देखो ध्यान से बनाए तो ये गोल गोल, मतलब इसके अंदर बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर है। और ये जो गोल गोल देखो, ये ऐसे नहीं लग रहा कि अंगूर का गुच्छा है, एकदम ऐसे ही लग रहा है ये बहुत सारे अंगूर के गुच्छे रख दिए एक जगह पे एक साथ, तो वैसा ही है ये। तो ये जो एक है ना, इसको हम कहते हैं एल्वेलाई, एल्वेलस, एक को तो एल्वेलस कहते हैं, ये एल्वेलस है। और जो एल्वेलस होती है ना एल्वेलाई, उसकी जो वॉल होती है, उसकी जो वॉल होती है वो वेरी थिन, वेरी थिन, और इस वॉल के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, मैनी, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स आ रही है, ब्लड वेसल्स, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। एक्चुअली पता है ये क्या है, एल्वेलस, यहीं पे यही एंड में, मतलब जो हवा है, जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो जो जाती है एंड में, यहाँ से यहाँ जा रही है, इतना छनने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा आगे जाके फिर गुब्बारे में क्यों जा रही है, तो एंड में ये यहीं पे जा रही है ना।
और यहीं पे क्या होता है, ये ना ऑक्सीजन को दे देता है। ये कहता है कि अपनी जो ब्लड की नस है, हमारी जो नस होती है खून की, उसमें ये ऑक्सीजन दे देता है और वहां से ये CO2 को ले लेता है, CO2 को ले लेता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है? हाँ भाई, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। तो ये क्या है, ये साइट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सवाल आ रखा है एग्जाम में, MCQ के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ जाता है, व्हाट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एल्वेलाई इसका आंसर होगा। तो ये इसका साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना जो ब्लड है, सवाल ये उठता है कि ये जो O2 है ये यहाँ तो आ गया, बट इसको अब दूसरे अलग सेल्स तक कौन ले जाएगा? ये तो भाई लंग्स में, ये एल्वेलाई सिर्फ लंग्स से पाए जाते हैं, बट ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी में चाहिए, पूरे शरीर में चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो इस ऑक्सीजन को ले जाएगा कौन? कोई ऐसा मजदूर है जो ऐसा तसले पे रख करके अपने ऑक्सीजन को ले जाए? तो भाई RBC जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को रख सकता है अपने तसले पे। देखो RBC पता कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा दिखता है RBC, अगर साइड से देखोगे तो ऐसा दिखता है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन को भर सकता है इस खाली जगह में, यहाँ पे भी भर सकता है ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन को ऊपर नीचे भर करके एक तरह से तसले पे रख करके और दूसरी जगह पे ले जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल्स में ले जाता है, तभी तो भाई सारे के सारे काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। और ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ ब्लड में कैसे होता है, तो ये तो हम ट्रांसपोर्टेशन वाले में देखेंगे। तो ये वाला तो ब्लड वेसल्स हो गया, मतलब ये कर क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेसिकली। मतलब एल्वेलाई इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें हेल्प कौन कर रहा है बेसिकली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन हेल्प कर रहा है? वो हेल्प कर रही है RBC हेल्प कर रही है। अब मैं एक और बात बताता हूँ एल्वेलाई के बारे में कि ये ना एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड यानी फूल जाता है। व्हेन एयर, जब इसमें एयर एंटर करता है ना तो ये फूल जाता है एक तरह से। जैसे हवा आएगा तो ये गुब्बारे फूल जाएंगे। खुद सोचो, गुब्बारा है, गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होगी तो फिर अगर उसमें गुब्बारे में फूंक आएगी, फुलाओगे तो फूल नहीं जाएगी? तो वैसे ये भी फूल जाता है। तो एक्सपेंड हो जाता है जब इसमें, एक्सपेंड फूल जाता है जब एयर इसमें एंटर कर जाता है। अब एक्सचेंज साइट ऑफ गैसेस ये जगह है, ठीक है, और ये किसके थ्रू हो रहा है? RBC के थ्रू हो रहा है। तो RBC के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि RBC होता क्या है, किस तरह से ये ऑपरेट करता है और कैसे ये तसले पे बैठा करके ले जाता है अपने, मतलब मैंने बताया ना कि तसले पे रख करके ये ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को लेकर के आता है। तो RBC के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो जो RBC है, RBC उसकी फुल फॉर्म तो आपको पता है, पर ये रेड क्यों है? रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। बोलते नहीं हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है भाई तेरे अंदर। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो कब कम हो जाता है? वो जब कम होता है जब आयरन की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी क्यों? क्योंकि ये आयरन कंटेन करता है, यानी कि इसके अंदर फेरस यानी कि आयरन होता है, ये आयरन कंटेनिंग है। तभी तो भाई अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन चाहिए तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन भी चाहिए। तो रेड क्यों होता है ब्लड? हीमोग्लोबिन की वजह से। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसी को ये हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट यानी कलर देने वाला, पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन बेसिकली, और इसमें आयरन कंटेनिंग होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये बेसिकली, हीमोग्लोबिन का एक और काम है, एक तो ये आयरन कंटेन हो गया और ये बाइंडिंग ऑफ गैसेस में ये हेल्प करता है। और ये ना हाई एफिनिटी शो करता है, हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से ये बाइंड कर लेता है, बहुत आसानी से, अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी से। ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी हाई होती है। अब देखो जो CO2 है ना, CO2 की भी कुछ खास बात है, वो क्या है कि ये ना वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा सोल्यूबल है ये, इसीलिए सो इट इज अवेलेबल, इसीलिए ना अवेलेबल है, अवेलेबल इन डिसॉल्व फॉर्म, वो भी ब्लड के अंदर, इन ब्लड के अंदर ही डिसॉल्व फॉर्म में रहता है, क्योंकि ये ना वाटर सॉल्युबल है और ब्लड में वाटर की तरह, मतलब पानी भी तो होता है ब्लड में। तो इसीलिए जो CO2 है वो ज्यादातर कहाँ रहता है? ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में रहता है।
अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या अंतर है, मतलब सांस अंदर ली सांस बाहर करी, तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब कौन कौन सी मसल्स क्या किसमें क्या प्रोसेस हो रही है। इनहलेशन, इनहलेशन इसको इंस्पिरेशन भी कहते हैं, और एक्सहलेशन, इसके दोनों के डिफरेंस को समझ लेते हैं हम कि इनका डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहलेशन। पहला, इसमें क्या होता है कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम इसको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार ना खुद सोचो। देखो जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस लो अंदर, तो डायफ्राम ऐसे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब सांस छोड़ रहे हो तो रिलैक्स नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है कि पूरी बॉडी, जब सांस छोड़ रहे हो तो ऐसा लगा पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है इसमें जब सांस अंदर लेते हैं तो। और एक्सहलेशन में क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है एक तरह से, क्योंकि जब हमने सांस छोड़ी तो रिलैक्स हो गया डायफ्राम। हाँ ठीक है, ये बात समझ आई कि डायफ्राम रिलैक्स हो गया। अब देखो एक और चीज क्या हुई है यहाँ पे कि जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम गोस डाउन, जो डायफ्राम है वो नीचे हो जाता है, एंड फ्लैट भी हो जाता है, फ्लैट, फ्लैटेंड, फ्लैट, फ्लैट लिख लो, फ्लैटेंड नहीं, फ्लैट हो जाता है, मतलब डायफ्राम जो है वो नीचे आ जाता है और फ्लैट भी हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें डायफ्राम ऊपर चला जाता है। एक बार ना एक्सहेल करके देखो तो ऐसा लगेगा डायफ्राम हल्का सा ऊपर आया है, डायफ्राम, डायफ्राम डायफ्राम कैसे महसूस करूं मैं, डायफ्राम गोस अपवर्ड, डायफ्राम ऊपर चला जाता है, एंड डोम शेप्ड, मतलब एक चीज बताओ, जब कोई बंदा अपनी खुद की शेप में आ जाएगा, खुद की शेप में आ गया, अगर मैं इसी शेप में रहूंगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, बट मान लो मैं ऐसे हो गया, ये तो मेरा शेप नहीं है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, और ये मेरे को अच्छा में लगेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया बेसिकली। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये फ्लैट होता है, और रिलैक्स होता है तो अपने खुद के शेप में होता है, जो कि इसका डोम शेप्ड है, डोम शेप्ड मसल होता है डायफ्राम। तीसरी चीज, अगर आप इनहेल करो, देखो इनहेल करो तो क्या हो रहा है, जो रिब्स है, ये जो रिब्स की मसल है ये ऊपर हो रही है और बाहर भी हो रही है, देखो है ना, ऊपर और बाहर दोनों हो रही है। तो रिब्स गो अपवर्ड यानी ऊपर, एंड आउटवर्ड यानी बाहर भी हो गई। और इसमें क्या होता है, एक्सहेल करो तो एक्सहेल में रिब्स जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है, रिब्स गो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, और नीचे भी आ जाता है, और ये इनवर्ड भी आ जाता है, अंदर की तरफ भी आ जाता है, इनवर्ड अंदर। नंबर 4 कि ये जो प्रोसेस है, देखो जब रिब्स जो है आउटवर्ड हुई ऊपर, जैसे मान लो आप इतना इतने हो तो रिब्स बाहर भी आया और ऊपर भी हुआ, तो एरिया जो है ओवरऑल बढ़ गया ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर जो है लंग्स के अंदर आ जाएगी, एयर कम्स, और ये बात तो कॉमन है कि इनहेलेशन के बाद, इनहेलेशन जब करते हैं तो एयर अंदर आती है, एयर कम्स इन लंग्स थ्रू नोज, नोज के थ्रू तो आएगी, कान के थ्रू कैसे आ जाएगी भाई है। और इसमें एयर, एयर गोज आउट ऑफ, आउट ऑफ लंग्स, लंग्स से बाहर एयर चले जाएगी, थ्रू नोज के थ्रू जाएगी, और कैसे जाएगी, थ्रू नोज। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक ना बहुत ही आसान है, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन या किसी भी प्रोसेस है, एक्सक्रीशन या फिर कुछ भी, तो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस यही है, और इसको समझना ही बहुत आसान है। और आपको समझ आया या नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी अपने तरफ समझाने की। एंड अब अगर आपको इस चैप्टर के सारे एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, एंड अगर आपको केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर देखना है, चैप्टर नंबर 1, तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। बाकी आपको और भी हेल्प चाहिए और आपको डीपीपी सॉल्व करना है, नोट्स चाहिए, डाउट सॉल्यूशन वीडियो कॉल के थ्रू चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो कॉल जो होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, और पढ़ाई अच्छे से करना। थैंक यू वेरी मच।